नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मित्र की इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक टॉपिक आता है अपने पॉलिटिकल साइंस में, इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री। ये क्या है, इसको समझते हैं अपन। इतिहास के अंत को थोड़ा बहुत अपन पहले समझ लेते हैं आगे की स्लाइड में जाने के पहले। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था। यूएसएसआर के विघटन के पहले एक भूमिका तो पहले बनने लग गई थी यूएसएसआर के अंदर। जब इसके 15 संघ थे वो अलग हुए, लेकिन उनके अंदर जो तनातनी थी वो पहले ही होने लग गई थी। तो 1989 में एक विचारक आता है जो जापानी मूल का अमेरिकी है, फ्रांसीसी फुकुयामा। नाम याद रखना, फ्रांसीसी फुकुयामा। जापान के हैं मूलतः, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। इन्होंने 1989 में एक लेख लिखा अखबार में, जो वामपंथी अखबार था, उसमें एक लेख लिखा एंड ऑफ हिस्ट्री, और बड़े खुश हुए कि इतिहास का अंत होने वाला है। तो इनकी बहुत आलोचना हुई 1989 में जब ऐसा लेख इनका आया था तब, लेकिन इनकी बात सही साबित हुई और 1991 के अंदर यूएसएसआर का जब विघटन हो गया तो इन्होंने 1992 में एक बुक लिखी, और इस बुक में इन्होंने बताया, अपने आप को सही सिद्ध किया और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड तरीके से इस टॉपिक की, एंड ऑफ हिस्ट्री की व्याख्या की इन्होंने। क्या है इतिहास का अंत, इसको अपन और समझते हैं आगे। इनसे जब ये पूछा जाता है इतिहास के अंत का मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा कि साम्यवाद का अंत हो गया। साम्यवाद का एक इतिहास था और वो समाप्त हो चुका है। तो इसमें खुशी की क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि अब उदार लोकतंत्र आएगा। उदार लोकतंत्र दुनिया में सही साबित हुआ है, उदारवाद सही साबित हुआ है। लोगों की जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो पूंजीवाद में ही होगा। और यदि साम्यवाद बढ़िया होता, यानी साम्यवाद एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो जब इनसे पूछा जाता है कि कल को उदारवाद का भी अंत हो जाएगा, कभी मान लो उदारवाद समाप्त हो जाए, उदार लोकतंत्र समाप्त हो जाए, तो मतलब ये भी बढ़िया घटना होगी फिर आप। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उदार लोकतंत्र कभी भी बेकार नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। तो कहने का मतलब फ्रांसीसी फुकुयामा उदार लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, साम्यवाद का विरोध करते थे, और साम्यवाद का पतन, यानी वास्तव में यूएसएसआर का विघटन होने पर इन्होंने खुशी जाहिर की थी। इस अवधारणा के प्रतिपादक, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, फ्रांसीसी फुकुयामा साहब हैं। फ्रांसीसी फुकुयामा जापानी मूल के अमेरिकी हैं। ये नव उदारवादी विचारधारा के विद्वान हैं। नव उदारवादी विचारधारा, उदारवाद में पढ़ेंगे कभी अपन कि उदारवाद आया, सबसे पहले परंपरागत उदारवाद था। परंपरागत उदारवाद जिसका प्रतिपादक जॉन लॉक हैं, जिसे नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, 17वीं सदी में आता है ये। फिर 19वीं सदी के आसपास में उदारवाद का स्वरूप बदल जाता है और ये सकारात्मक उदारवाद आधुनिक उदारवाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसके ग्रीन, मील प्रमुख विचारक हैं। फिर आता है नव उदारवाद, जो वापस परंपरागत की तरफ लौट जाना चाहता है। इसमें स्वेच्छातंत्रवादी आते हैं नव उदारवाद में। तो इन्होंने 1989 में, यानी फ्रांसीसी फुकुयामा ने एक आर्टिकल लिखा, द एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि रूढ़िवादी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट में प्रकाशित हुआ। इसमें लिखा कि पूर्वी यूरोपीय क्रांतियों ने संकेत दिया कि मानव सरकार का अंतिम रूप अब उदार लोकतंत्र को मान्यता दे देना है। यानी जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं, जहाँ पे अब तक यूएसएसआर का प्रभाव था, रूस का प्रभाव था, यानी साम्यवाद का प्रभाव था, इन लोगों ने भी अब लोकतंत्र को मान्यता देना चालू कर दिया है। यानी लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है, ये सन 1989 में ये लिखते हैं। और जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तब 1992 में उन्होंने व्यापक रूप से इस एंड ऑफ हिस्ट्री की व्याख्या की और बुक निकाली, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये पूरा नाम याद रखना, ये पूछ लेता है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद में क्या लिखा, द लास्ट मैन, यानी अंतिम व्यक्ति तक। अंतिम व्यक्ति भी ये चाहता है कि उदार लोकतंत्र आ जाए, वो भी इतिहास का अंत कर देना चाहता है।
इतिहास के अंत का मतलब शीत युद्ध के अंत का महत्व बताया इन्होंने, साम्यवाद के अंत का महत्व बताया। इतिहास के अंत का तात्पर्य ये नहीं है कि अब राजनीति, युद्ध या संघर्ष नहीं होंगे, कि आगे कोई विवाद नहीं होंगे, राष्ट्रों में कोई संघर्ष नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि साम्यवाद का पतन होने का अर्थ है कि सभी राज्य उदार लोकतंत्र को स्वीकार कर लेंगे, लोकतंत्र को मानने लग जाएंगे। यानी फुकुयामा के अनुसार इतिहास का अंत का मतलब क्या हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति में चल रहा जो विचारों का इतिहास है वो समाप्त हो गया है। कौन से विचारों का? एक तरफ साम्यवाद है, दूसरी तरफ पूंजीवाद है। फिर देखिए आगे, यानी शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही गुड सोसाइटी यानी अच्छी सोसाइटी और बैड सोसाइटी, इनके मध्य विवाद चल रहा था, वो भी समाप्त हो जाएगा। कि साम्यवादी कहते हैं, यूएसएसआर कहता है कि साम्यवाद अच्छी व्यवस्था है, गुड सोसाइटी है, पूंजीवाद बैड सोसाइटी है। जबकि यूएसए पूंजीवाद को गुड सोसाइटी बताता है और साम्यवाद को बैड सोसाइटी बताता है। तो ये जो विवाद चल रहा है, ये जो संघर्ष चल रहा है, इसका भी अंत हो चुका है इसके साथ ही, क्योंकि सबको पता चल चुका है, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अब पूंजीवाद ही अच्छी व्यवस्था है, उदार लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है। मनुष्य का विकास, लास्ट मैन तक का जो विकास है, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये विकास लक्षित वर्ग तक उदार लोकतंत्र में ही पहुंच सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति इतिहास के अंत का तथा उदार लोकतंत्र की विजय का संकेत है। ये इतिहास के अंत की जो अवधारणा है ना, ये भी बताती है कि उदार लोकतंत्र पूंजीवाद सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, यानी गुड सोसाइटी है। फुकुयामा का तर्क मानपरक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। आदर्शवादी मानपरक इसलिए, इसका मतलब तो साम्यवाद कोई देश अपनाएगा ही नहीं। जैसा कि वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि रूस आज भी साम्यवाद को अपना रखा है, चाइना में साम्यवादी व्यवस्था है, उत्तर कोरिया में साम्यवादी व्यवस्था है। फुकुयामा का तर्क मानपरक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। उदार लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिसके लिए तर्क देते हैं कि उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद मानव प्रकृति के बुनियादी संचालन को संतुष्टता प्रदान करने में सक्षम है। मानव प्रकृति का बुनियादी संचालन दो मौलिक इच्छाओं से बना हुआ है, एक भौतिक वस्तु और धन की इच्छा, दूसरा पर्यावरण में मनुष्य द्वारा मनुष्य के रूप में हमारे मूल्य की मान्यता। पूंजीवाद वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को अधिकतम करने और धन उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छी आर्थिक प्रणाली, यानी कुल मिलाकर के पूंजीवाद, उदार लोकतंत्र, उदारवाद, इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि नव उदारवादी विचारक हैं। कहानी का पहला हिस्सा आर्थिक विकास है, जो कि अपन जानते हैं कि उदारवाद और पूंजीवाद आपस में जुड़ी हुई हैं, स्वतंत्रता जैसे कंसेप्ट इससे जुड़ी हुई हैं। उदारवादी लोकतंत्र में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सकता है जिसमें मनुष्य को मान्यता मिले। मान्यता की राजनीति, अपन किसी दिन ये टॉपिक भी करेंगे, मान्यता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसे अपन पहचान की राजनीति बोलते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति। पहचान की राजनीति देखो भारत के संदर्भ में चलती है, जिस क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, रजनी कोठारी ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। एक तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की राजनीति, अल्पसंख्यक है, नारीवादी हैं, पर्यावरणविद हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के रहता है, वो उस देश के लिए अल्पसंख्यक हो सकता है, और जब वो अल्पसंख्यक है कोई विदेशी, तो वो भी अपने अधिकारों की मांग करता है। जैसे बहुसंस्कृतिवाद एक टॉपिक अपने सिलेबस में, तो मान्यता की राजनीति से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो मनुष्य को मान्यता की राजनीति मिली है। देखो यहाँ पे लिख रखा है, उदारवादी लोकतंत्र ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। क्यों? क्योंकि उदारवाद है, ये विश्व बंधुत्व को मान्यता देता है, ये विश्व सरकार की बात करता है। तो उदारवादी लोकतंत्र में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सकता है जिसमें जो मनुष्य की मान्यता है, जिसे मान्यता नहीं मिलती किसी राष्ट्र के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, उसे मान्यता मिल सकती है। फुकुयामा हिगल से मान्यता की अवधारणा लेते हैं। अलेक्जेंडर कोजवे, ये हिगल के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है, हिगल का सबसे प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? अलेक्जेंडर कोजवे है, और ऐसा प्रश्न आ चुका है एक बार नेट की एग्जाम में। फिर देखो प्लेटो से थाइमस की अवधारणा लेता है। क्या है थाइमस की अवधारणा?
उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर हीगल उदार लोकतंत्र की अवधारणा को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है। ये फुकुयामा लिख लीजिए यहाँ पर, फुकुयामा है, हीगल नहीं है। हीगल उदार लोकतंत्र, फुकुयामा उदार लोकतंत्र की अवधारणा को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है। अन्य व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन मानवीय मूलभूत आवश्यकताएं जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य केवल उदार लोकतंत्र में हो सकते हैं। ये हीगल की जगह फुकुयामा है ना, ये गलती से टाइप हो गया, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी इसमें। फुकुयामा के अनुसार इतिहास का अंत तब होगा जब मनुष्य ऐसी सभ्यता प्राप्त कर लेगा जिसमें वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति कर लेगा। फुकुयामा के लिए सभ्यता संवैधानिक राज्य था। फुकुयामा के दार्शनिक आदर्श में संशोधन और मार्क्स के दार्शनिक भौतिकवाद को छोड़ने की बात करते हैं। देखो थाइमस की जो अवधारणा है ये प्लेटो की है, क्या है देखेंगे इसको भी डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे जहाँ ये गल लिखा हुआ है इसको आप फुकुयामा कर लेना। थाइमस की धारणा क्या है, देखो थाइमस का तात्पर्य है उत्साही, साहस या इच्छा। यानी प्लेटो के अनुसार दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, दो प्रकार के थाइमस होते हैं, एक मेगालोथीमिया और दूसरा है आइसोथीमिया। ये टॉपिक जब प्लेटो पढ़ोगे आप विचारकों में तब भी आपके काम आएगा। थाइमस दो प्रकार के, मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया। मेगालोथीमिया थाइमस क्या है? ये महान पुरुषों का थाइमस है। ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, खुद को दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, शासक होते हैं, जैसे सीजर, स्टालिन, सिकंदर, मुसोलिनी। ये मेगालोथीमिया थाइमस में आते हैं। दूसरा है आइसोथीमिया थाइमस। ये क्या है? ऐसा थाइमस वाला व्यक्ति श्रेष्ठता की बजाय समानता की ओर उन्मुख होता है। एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद शासन करना चाहते हैं, दूसरे चाहते हैं कि नहीं सब समान हो, यानी ये आम व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग समानता के रूप में मान्यता के लिए विनम्र मांग करते हैं, न तो ये शासन करते हैं और न ही शासित होने की ओर प्रेरित होते हैं। जैसे अपन है या मिडिल क्लास व्यक्ति होता है, मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो ये चाहता है कि शासन मुझे करना नहीं है, लेकिन शासित भी मुझे नहीं होना है किसी के द्वारा, मुझे मेरे अधिकार मिल जाएं और मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूं। ऐसे लोग होते हैं आइसोथीमिया थाइमस, और जो शासक होते हैं वो मेगालोथीमिया थाइमस में आते हैं। इतिहास इन थाइमेटिक वासनाओं के बीच संघर्ष है। ये जो दो हैं आइसोथीमिया और मेगालोथीमिया, इनके मध्य संघर्ष है इतिहास। उदार लोकतंत्र की श्रेष्ठता ये है कि संघर्ष के अंतिम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है उदार लोकतंत्र। यानी उदार लोकतंत्र है ये अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहता है, अंतिम व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है, और इसीलिए इसने अपनी बुक का नाम भी है ना द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन रखा है। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उदार लोकतंत्र क्या है? स्वतंत्रता राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक क्षेत्र में न कोई शासक होता है न कोई शासित होता है, क्योंकि शासन जनता का होता है। सादिया डोरी ने फुकुयामा के तर्क को इस प्रकार प्रस्तुत किया है: उदारवाद मेगालोथीमिया को शांत हतोत्साहित कर सकता है तथा आइसोथीमिया को प्रोत्साहित कर सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मेगालोथीमिया वाला व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकता है। इसलिए तो ये मतलब पूंजीवादी व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ क्यों बता रहा है, क्यों उदार लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, तो आगे टॉप पॉइंट दे रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मेगालोथीमिया वाला व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकता है। फुकुयामा राजनीतिक क्षेत्र में समानता की बात करता है, आर्थिक क्षेत्र में नहीं। जैसे स्टेटमेंट आ जाए कोई तो ध्यान रखने की बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में समानता की बात करता है, आर्थिक क्षेत्र में नहीं। यदि आर्थिक क्षेत्र में समानता की बात करता तो फिर ये समाजवादी हो जाता, ये मार्क्सवादी हो जाता है। लेकिन
ये आर्थिक क्षेत्र में समानता की बात नहीं कर रहा है, ये राजनीतिक क्षेत्र में समानता की बात कर रहा है कि सबको मत देने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, ज्ञापन देने का अधिकार होना चाहिए, यानी जो भी राजनीतिक अधिकार है उनमें समानता होनी चाहिए। फुकुयामा के अनुसार इतिहास का अंत होना सदैव अच्छा नहीं है। शुरू में अपन डिस्कस किया था कि इनसे पूछा जाता है ऐसे तो कल को उदार लोकतंत्र का अंत हो जाएगा, उदारवाद का अंत हो जाए, पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाए, साम्यवाद का प्रभाव फैल जाए, तो उसका मतलब वो भी बेहतरीन व्यवस्था है। तो इन्हें कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इतिहास का अंत होना सदैव अच्छी व्यवस्था नहीं है। फुकुयामा के अनुसार ज़्यादा समानता की मांग भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा समानता का मतलब केवल राजनीतिक क्षेत्र में समानता की मांग होनी चाहिए, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, इनमें समानता की मांग नहीं होनी चाहिए, वो बढ़िया नहीं होती है। क्योंकि यदि उन क्षेत्रों में समानता की मांग होगी तो वो किसका समर्थन कर रही हैं? समाजवाद का, और समाजवाद का तो ये विरोध कर रहे हैं। साम्यवादी व्यवस्था का पतन होने पर तो इन्होंने खुशी जाहिर की है। और ये लास्ट स्लाइड अपनी, क्योंकि आलोचनाएं क्या है। जॉन ओनील ये कहता है कि हेगोलियन द्वंद्वात्मकता के साथ प्लेटोनिज्म को एकीकृत करने का प्रयास निरर्थक है। यानी इन्होंने हिगल की तो द्वंद्वात्मक व्यवस्था को लिया और प्लेटो से जो अपन ने देखा है थाइमस की अवधारणा ली है, जो कि कहीं भी कोई तालमेल नहीं है इनमें, ये निरर्थक बातें हैं। हिगल के अनुसार इतिहास स्वाभाविक रूप से द्वंद्वात्मक है। फुकुयामा उदार लोकतंत्र की अस्पष्ट परिभाषा दी है। जॉर्डन ने इसे बचकाना वॉल्यूम के रूप में वर्णित किया है और इसकी तुलना अमेरिकी स्नातक पदवी का सबसे खराब टर्म पेपर से की है। वैन किर्स्टाउ के अनुसार जॉन रोल्स के बाद उदार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण बचाव करने का प्रयास किया है। किसने? फुकुयामा ने। तो ये डिस्कशन था अपना इतिहास के अंत टॉपिक पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार टॉपिक था, बहुत ही शानदार और अच्छा टॉपिक है इतिहास का अंत। इसे स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया था। आरपीएससी की जो 2018 में स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम लगी है उसमें भी ये प्रश्न आया था। नेट जेआरएफ में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, चाहे टॉपिक नहीं दिए हुए हों। और जो आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकाली है उसमें तो जो कंसेप्ट वाली यूनिट है उसमें एंड ऑफ हिस्ट्री टॉपिक दे रखा है एज इट इज, वो आईआर में दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाले में सिद्धांत में दे रखा है एंड ऑफ हिस्ट्री टॉपिक। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। आगे भी ऐसे ही कुछ अलग हटकर के टॉपिक भी आपको मिलते रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।